एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 4th ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसको पढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं कि आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी टेक्निक है जिसमें स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल होता है और आपके विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की जो एनर्जी है उसके जो क्वांटा हैं उनको अवशोषित करके पदार्थ में विशिष्ट अन्योन्य क्रियाएं होती हैं और हमें आपके स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसके अध्ययन करके हम यौगिक की संरचना ज्ञात करते हैं। तो ये स्पेशल टेक्निक। और उसके बाद आपको विद्युत चुम्बकीय विकिरण, विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र तरंग की दिशा के संचरण के लंबवत होते हैं। बहुत सारे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम हैं, हर एक में वेग समान है, अंतर केवल उनकी एनर्जी में है। एनर्जी यानी कि एनर्जी को हम कहते हैं कि क्वांटा छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट में होती है। तो निश्चित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से जैसे IR में कंपन घूर्णन हो पाते हैं, तो फिर उसमें ये अवरक्त वाले छोटे बंडल काम में आते हैं। सबसे कम एनर्जी के जो रेडियो तरंगे हैं, इनके बंडलों से जो नाभिक में आपके न्यूक्लियॉन हैं वो आपके ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करते हैं, जिसकी वजह से आपके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होती है। इसमें पढ़ चुके हैं हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कुछ न्यूक्लियनों का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखण हो जाता है, कुछ का विपरीत होता है। जिनका समान दिशा में होता है उनकी एनर्जी कम होती है +½ और वो जो है अल्फा जी मान स्तर, जिनकी विपरीत दिशा में चक्रण होता है या जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत संरेखित होते हैं वो अधिक ऊर्जा के होते हैं। इस तरह की बात हम पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान I का है, जो I यदि आपकी अपूर्णांक है, ½ 3/2 5/2, तो आपके ऐसे नाभिकों के NMR स्पेक्ट्रम का अध्ययन हम कर सकते हैं। इस सिद्धांत में भी यही बात पड़ी थी कि जब प्रोटॉन है नाभिक में तो वो अपने अक्ष पर चक्रण कर रहा है, लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तब उस अक्ष के सापेक्ष भी गति करने लगता है, जिसकी वजह से दो आपके बन जाते हैं। अब जो अल्फा और बीटा बनते हैं उनमें ऊर्जा का अंतर ΔE डिपेंड करता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर कि उनमें कितना डिफरेंस होगा। और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यही काम करते हैं कि स्थिर रेडियो तरंगों पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन करते हैं। जहाँ पे आपके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रेडियो फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, वहीं पे ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब जो NMR स्पेक्ट्रम है उसमें जो सिग्नल आते हैं उन सिग्नलों के आधार पे हम कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। किसी स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल आएंगे इससे ये हमें मालूम पड़ता है प्रोटॉनों की प्रकार। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि प्रोटॉन के प्रकार से स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल आएंगे, ये हमें निकालना। तो ये निकालने के लिए हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रोटॉनों के प्रकार यानी कि हमें मालूम पड़ेगा NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल आएंगे। सबसे पहले प्रकार के तुल्य तथा अतुल्य प्रोटॉन, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। जो समान वातावरण के NMR स्पेक्ट्रम के समान क्षेत्र में अवशोषित होने वाले प्रोटॉन होते हैं उनको हम तुल्य प्रोटॉन कहते हैं। एनवायरमेंट सेम हो और NMR स्पेक्ट्रम में एक ही जगह पे अवशोषित हो यानी कि उनका एक ही सिग्नल हो तो वो आपके तुल्य प्रोटॉन होते हैं। जैसे आपके CH3 एथेन में ये सभी 6 प्रोटॉन एक समान होते हैं और इनका सिग्नल एक ही जगह आता है। ऐसे ही बेंजीन के 6 प्रोटॉन तुल्य प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, इनका सिग्नल एक ही जगह होता है। एसीटोन CH3 इनका सिग्नल भी एक ही जगह आता है।
डाई मैथिल ईथर, इनके सभी 6 प्रोटॉन का सिग्नल एक ही जगह आता है। तो ये जब एक जैसे प्रोटॉन है तो एनएमआर स्पेक्ट्रम में केवल एक ही सिग्नल प्राप्त होगा। अब असमान वातावरण के एनएमआर स्पेक्ट्रम में असमान क्षेत्र में अवशोषित होने वाले प्रोटॉनों को नॉन इक्विवेलेंट अतुल्य प्रोटॉन कहते हैं। इनका अलग अलग जगह अवशोषण होता है, यानी अलग अलग सिग्नल प्राप्त होते हैं। जैसे आपके प्रोपेन में ये ए वाले आपके सेम जगह आएंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, और ये बी वाले ये आपके दूसरी जगह सिग्नल देंगे, 2 सिग्नल आएंगे। ऐसे ही CH3 CH2 Cl में आपके कितने आएंगे, 2 सिग्नल आएंगे। इसी तुल्य प्रोटॉन को और भी आगे हमने डिस्क्राइब समझने की कोशिश की है, और इसका दूसरा तरीका है आपके केमिकली तुल्य, रसायन तुल्य प्रोटॉन या होमोटोपिक प्रोटॉन। केमिकली इक्विवेलेंट यानी कि जिनकी रासायनिक क्रियाएं एक जैसी हों, यानी जिनसे सेम उत्पाद प्राप्त हो, तो वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन आपके हो गए। अणु में समान वातावरण वाले प्रोटॉनों की रासायनिक अभिक्रियाएं भी समान होती हैं। इन्हें केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन या होमोट्रोपिक प्रोटॉन कहते हैं। यह समान चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं, यानी कि इनका सिग्नल समान होता है। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन ज्ञात करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि अणु में उपस्थित सारे प्रोटॉन हैं, उनको हम बारी बारी से किसी परमाणु या समूह से प्रतिस्थापित करते हैं। यदि समान उत्पाद प्राप्त हो रहा है तो वो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट हैं, यानी उनका सिग्नल एक होगा। और यदि अलग अलग हो रहे हैं प्राप्त, तो फिर उतने ही सिग्नल कंपाउंड में आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम में उस कंपाउंड के आ जाएंगे। जैसे आपके ये CH4 के चारों प्रोटॉनों को एक एक करके हम Cl से रिप्लेस करके देखें तो सेम कंपाउंड CH3Cl मिलेगा, यानी CH4 में चारों प्रोटॉन हमारे केमिकली इक्विवेलेंट हैं और इनका सिग्नल एक ही जगह, यानी कि 1 सिग्नल प्राप्त होगा। ऐसे ही CH3 एथेन के 6 हाइड्रोजन को हटा के देखें, पहले एक कार्बन के हटा के देखें तो Cl CH2 CH3 तीनों हटाओगे यही बनेगा। दूसरे वाले के हटा के देखें तो CH3 CH2 Cl, यानी दोनों सेम है, 1 क्लोरो एथेन, सेम प्रोडक्ट है, यानी कि ये 6 के 6 आपके प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। इनका एनएमआर स्पेक्ट्रम में केवल एक सिग्नल आएगा। अब प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में ये CH3 A यानी पूरे 6 से आपके 1 क्लोरोप्रोपेन उत्पाद प्राप्त होगा, सेम, यानी कि 6 प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इनका एक सिग्नल। फिर बीच में मेथिलीन, इसके जो दोनों हाइड्रोजन है इनको हटाओगे तो इससे केवल 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होगा, यानी कि ये दोनों भी आपके सेम केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। तो कुल मिला के ये A 6 प्रोटॉनों का एक सिग्नल, B 2 प्रोटॉनों का एक सिग्नल, प्रोपेन में आपके 2 सिग्नल प्राप्त होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आपके 2 मेथिल प्रोपेन में, ये आपके CH3 ये 6 प्रोटॉन से सेम प्रोडक्ट मिलेगा, यानी इनका एक सिग्नल होगा। और ये इधर वाले B प्रोटॉन, इनसे आपके सेम एक प्रोडक्ट मिलेगा, यानी 2 मेथिल प्रोपेन में आपके 2 सिग्नल प्राप्त होंगे। अब फिनाइल क्लोराइड, इस फिनाइल क्लोराइड में आपके ये तीनों ही प्रोटॉन से अलग अलग उत्पाद प्राप्त होगा। जो A है, A से क्या होगा, हमें आपके जेम डाइहेलाइड, B से क्या होगा, इस Cl के सापेक्ष देखेंगे तो क्या है, ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है।
और इस C से क्या मिल रहा है, सिस प्रोडक्ट मिल रहा है। यानी कि ये तीनों ही अलग अलग प्रकार के आपके प्रोटॉन हैं, 3 सिग्नल इसमें प्राप्त होंगे। और आगे बात करें एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन। एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन यानी कि एनेंशियोट्रोपिक की हिंदी में बात है एनेंशियोट्रोपिक मतलब प्रतिबिंब रूपी, कि जब किसी अणु के एक ही कार्बन के हाइड्रोजन एटम को किसी अन्य परमाणु या समूह से प्रतिस्थापित करने पर एनेंशियो रूपी यौगिकों का युग्म एनेंशियोमर पेयर प्राप्त होता है, तो इनको हम एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन कहते हैं। जो प्रतिबिंब समावयवी हैं, यदि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है तो उनमें पढ़ा है, उनके सभी भौतिक और रासायनिक गुण सेम होते हैं। जब रासायनिक गुण उनके सेम होंगे इट मीन्स केमिकली इक्विवेलेंट हैं, ये केमिकली इक्विवेलेंट हैं, यानी कि इनका एक ही सिग्नल आएगा, ये समान चुंबकीय क्षेत्र में ही अवशोषण करेंगे। जैसे एथिल ब्रोमाइड के ये जो 2 प्रोटॉन हैं, इनको यदि हम हटाएं Cl से तो क्या होगा कि ये जो प्राप्त हो रहे हैं हमें, ये 2 प्रोडक्ट कैसे हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। तो आपके इस तरह से ये हम सिग्नल की बात निकालते हैं। और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि आपके डाईमेथिल ईथर तो इसमें जो ए है इनसे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि आपके एक सिग्नल आएगा NMR में। फिर आपके ये एथेनॉल, इसका हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। इसमें CH3 तीनों प्रोटॉन एक जगह सिग्नल देंगे, CH2 ये 2 प्रोटॉन एक जगह सिग्नल देंगे, और OH के तीसरी जगह सिग्नल देंगे। कुल 3 NMR सिग्नल होंगे। ये हम प्रोपीन का पढ़ चुके हैं, प्रोपीन का नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ते हैं। ये CH3 के अलग आएंगे, ये C आपके वही जैम हो जाएगा, ये A सिस हो जाएगा, और B आपके ट्रांस हो जाएगा। तो कुल 4 NMR सिग्नल आएंगे। बेंजीन में आपके 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, केवल एक सिग्नल आएगा। वाइनिल क्लोराइड में ये आपके पढ़ चुके हैं, ये आपके 3 सिग्नल आएंगे, ये भी पढ़ चुके हैं हम। 2 मेथिल प्रोपीन में भी आपके 2 तरह के सिग्नल आएंगे। और आपके ये 2 ब्रोमोप्रोपीन, इसमें CH3 अलग है, इसका अलग आएगा। ये H आपके CH3 के सेम साइड है, यानी सिस का अलग आएगा, और HC इसका भी अलग आएगा। कुल 3 आपके सिग्नल प्राप्त होंगे 2 ब्रोमोप्रोपीन में। आपके पैराजाइलिन में दोनों CH3 सेम तरह के केमिकल प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी एक सिग्नल इनका, और बचे हुए ये बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिक, इनका सिग्नल दूसरी जगह प्राप्त होगा। तो इस तरह की आपकी हम सिग्नल की संख्या हम निकालने की कोशिश यहाँ करते हैं और निकाल लेते हैं। अब उसके बाद आपके दूसरी तरह के प्रोटॉन भी हैं, इनको कहते हैं हम डाईस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स, विवरिम समावयवी। जब किसी अणु के एक ही कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स को किसी परमाणु या समूह से विस्थापित करने पर विवरिम समावयवी ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, जिनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होता है, वो विवरिम समावयवी कहलाते हैं। यानी कि इनकी जब रासायनिक अभिक्रियाएं एक जैसी नहीं होंगी तो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे, यानी कि इनके NMR में अलग अलग जगह स्पेक्ट्रम सिग्नल प्राप्त होंगे। यह तुल्य प्रोटॉन है। जैसे आपके द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल, इस द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल में ये वाले हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन से एक को हटाएं तो ये बनेगा, दूसरे को हटाएं ये बनेगा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डाईस्टीरियो प्रतिबिंब नहीं है, क्या है, विभिन्न, और इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं अलग होंगी, यानी कि इनके अलग अलग जगह सिग्नल आएंगे। ये आपके 2 क्लोरोप्रोपीन, इसके ये 2 हाइड्रोजन यहाँ भी आपके इनसे विवरिम समावयवी प्राप्त होंगे।
और ये आपके अलग अलग जगह सिग्नल देंगे। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में NMR स्पेक्ट्रम में कुल कितनी तरह के सिग्नल प्राप्त होंगे इसके बारे में हमने समझने की कोशिश की है। जब ये समझ में आ जाएगा तो और भी आसानी से हम आगे की बातें समझ पाएंगे। धन्यवाद।